स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। बच्चों, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ा था, ठीक है। लेक्चर 2 में हमने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, सी लैंग्वेज कैसे इन्वेंट हुई, इसके साथ में सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया और कहाँ पर इन्वेंट हुई। यानी सी लैंग्वेज जो हमारी है ये डेनिस हेनरिची के द्वारा 18 पीएसडेल लेबोरेटरीज में 1972 में यूएसए में क्रिएट की गई है। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आपने देखा था, प्रॉब्लम कहते किसे है और प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 6 मेजर स्टेप्स होते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, आउटपुट डिजाइनिंग, प्रोग्राम डेवलपमेंट, टेस्टिंग द प्रोग्राम एंड डेलीगेटिंग द प्रोग्राम। ये इतने कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, जहां पर एक एग्जांपल के थ्रू हमने आपको बताया था कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप सो वहां तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज हम आपको जो अपना अगला टॉपिक बताने वाले हैं वो क्या है, एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम कहते किसे हैं, एल्गोरिथम किसे कहा जाता है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच डिस्क्राइब द स्टेप टू बी followed out an activity is called an algorithm or procedure for solving a problem। अगर हम छोटी सी डेफिनेशन में देखें, शॉर्ट में डेफिनेशन में देखें, तो हम कह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम के जो भी स्टेप्स होते हैं, यानी किन स्टेप से होकर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं स्टेप्स को, उसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए अगर आपने उसका एल्गो बना रखा है, यानी अगर आपने एल्गोरिथम क्रिएट कर रखा है, तब आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाती है। जैसे डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए आपको सुबह 10 बजे किसी अपने फ्रेंड से मिलने जाना हो, तो अब आपको सुबह 10 बजे किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है। या मान लीजिए आपकी 10 बजे मॉर्निंग में कोई मीटिंग हो, आपको उस मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है, तो डेली लाइफ में तो आप मान लीजिए 10 बजे सो के ही उठ रहे हो। ऐसे में समस्या ये है कि हमें मॉर्निंग में 10 बजे वहां पर मीटिंग अटेंड करने जाना है, ये हमारी क्या है, एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कैसे करेंगे, जब आप रात में सोने चलेंगे तो आप एक प्री प्लान करेंगे। आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आपने एक पेन लिया, एक कॉपी उठाई और उसमें आपने लिखा कि हमें इतने बजे सुबह सो करके उठना है, इतने बजे हमें फ्रेश हो जाना है, इतने बजे हमें रेडी हो जाना है, इस टाइम पर हमें ब्रेकफास्ट कर लेना है, फिर आपको कितने बजे घर से निकलना है, आपके घर से जहां पर मीटिंग है वहां तक के बीच की दूरी क्या है, वो डिस्टेंस आपको निर्धारित करनी है कि हमें अगर मान लीजिए 1 घंटे का रास्ता है तो जाहिर सी बात है हमें कहीं पर 10 बजे पहुंचना है, तो हमें 9 बजे घर से निकलना होगा। ये सभी चीजें आपने प्री प्लान कर लिया, यानी पहले से एक चीज में नोट डाउन कर लिया। तो उस प्रॉब्लम को हमने एक्चुअल में सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमने उसको लिख लिया कि हमें अपनी प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व करना है। और इसी स्टेप्स जो आपने लिखे हुए स्टेप्स आपके हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब हुआ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ स्टेप्स, जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। तो जैसे अब मान लीजिए कि आपने देखा कि आप किस किस स्टेप में आपने वो सारे स्टेप्स लिख लिए थे। जैसे कहा कि मैंने इसके प्रीवियस वाली क्लास में आपको बताया था कि मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो अब चाय बनानी आपको नहीं आती थी, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो सारे स्टेप मैंने लिख लिए हैं कि हमको पहले गैस ऑन करनी है, उसमें पैन रखना है, फिर वाटर ऐड करना है, फिर इसमें शुगर, उसमें टी लीव्स, इसमें जिंजर, इसमें मिल्क, सारी चीजें हमें उसमें ऐड कर देनी है। फिर उसे हमें क्या करना है, प्रोसेस करने के लिए रख देना है, जब तक वो बॉयल नहीं हो जाएगी, अच्छे से पक नहीं जाएगी, फिर उसे हम छान लेंगे, फिर उसके बाद आप उसे सर्व करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स आपने क्या कर दिए, लिख दिए, नोट डाउन कर दिए। तो इन्हीं नोट डाउन किए हुए जो स्टेप्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एल्गोरिथम कहते किसे हैं। शॉर्ट सी डेफिनेशन में देखें तो हम कह सकते हैं प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एल्गोरिथम कहते किसे हैं। लेकिन एल्गोरिथम बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, एल्गोरिथम बनाई क्यों जाती है। तो एल्गोरिथम बनाने के पीछे का रीजन ये होता है कि जब भी कभी आप किसी कोडिंग को करने जा रहे हो, किसी प्रोग्राम को डेवलप करने जा रहे हो, या किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने जा रहे हो, तो उससे पहले नोट डाउन कर लेने से आप बहुत सारी एरर्स से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मैरिज फंक्शन है, ठीक है,
शादी का फंक्शन है। तो ऐसे में आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी कभी आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई शादी होती है, या कुछ भी आपके घर में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पेन लेते हैं, कॉपी लेते हैं, उसमें सारी चीजें नोट करना शुरू कर देते हैं। आपको हर एक चीज की लिस्ट बनानी पड़ती है कि आपको खाने में कौन कौन से आइटम रखने हैं, आपको कौन कौन से गेस्ट को बुलाना है, आपको कैसे कैसे डेकोरेशन में क्या क्या चीजें चाहिए, आपको कैसे सारी चीजों को हैंडल करना है। हर एक चीज को आप क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो इसका मतलब हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उसे सॉल्व करने से पहले उनके सारे स्टेप्स को लिख रहे हैं। उन्हीं स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो एल्गोरिथम बनाने के अपने बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप मान लीजिए वो सारी चीजें ना करें, आप उनको कॉपी में नोट डाउन ना करें, आप सारी चीजों को लिखें ना, तो ऐसे में समस्या ये आ जाती है कि एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब मान लीजिए दूल्हा दुल्हन की शादी है, दोनों लोग स्टेज पे पहुंच गए, एरर आई कि आप तो जयमाल आपने लिखा ही नहीं था, लाना ही भूल गए, तो फिर कैसे सॉल्व होगा। तो यही कारण है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और लिख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कोई भी जब आप कोडिंग करते हैं, कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो प्रोग्राम बनाने के लिए आप उनके स्टेप्स को नोट डाउन करते हैं, और उसको नोट डाउन करने से हम उन एरर से बचते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में आपको बताएंगे कैसे हमें जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या कैसे हमें एल्गोरिथम बनानी है। एल्गोरिथम क्रिएट करने के लिए आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जरूर डिक्लेयर करना होता है, यानी एल्गो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है, इसको आपको जरूर डिक्लेयर करना होता है जब भी कभी किसी भी एल्गोरिथम को बनाते हैं। मान लीजिए आपको एक एल्गोरिथम बनानी है जिसमें आपको दो नंबरों का एडिशन करना है। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हैं, दो नंबरों का एडिशन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, राइट एन एल्गोरिथम फॉर एडिंग टू नंबर्स, यानी हमें क्या करना है, दो नंबरों का एडिशन करना है। इसके लिए हमें एक एल्गोरिथम बनानी है। एल्गोरिथम जब आप बनाना चाहते हैं, तो बनाते समय आप उसे चाहे तो डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, या आप उसे शॉर्ट में भी लिखना चाहें तो आप वैसे भी एल्गोरिथम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब हमें दो नंबरों को ऐड करना है। किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए आपको ये 6 स्टेप जरूर फॉलो करने हैं। हमें दो नंबरों का एडिशन करना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी हमें ये समझना है कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या करना है, दो नंबरों का एडिशन करना है। अब लेट्स मान लीजिए हम एग्जांपल ले लें कि एक नंबर हमारा ए है और ए की वैल्यू है 10, और एक नंबर हमारा बी है और बी की वैल्यू है 15। अब हम ए और बी को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ए और बी को हम क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया। अगला स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक, हमें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल चाहिए होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग को वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है कि वेरिएबल कहते किसे हैं, तो आप इन सब चीजों के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको ये सारी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारी इस क्लास में बताए जाएंगे। हालांकि वेरिएबल का मतलब होता है उस मेमोरी लोकेशन का नाम जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हैं। जिस जगह पर आप डेटा को स्टोर करते हैं उस लोकेशन का नेम क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। तो आपको जैसे मान लीजिए मैंने 10 स्टोर किया, तो 10 जाहिर सी बात है किसी मेमोरी में किसी प्लेस में जाकर के स्टोर होगा। तो जिस भी जगह जिस भी प्लेस में स्टोर हो रहा है उसका नाम हमने क्या दे दिया, ए। मतलब अब कहीं भी हमें ए मिलेगा तो हम ए को क्या मानेंगे, 10। कहीं पर भी हमें बी मिलेगा तो बी को हम क्या मानेंगे, 20। तो ये चीजें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। तो हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब इसका एल्गो बनाना स्टार्ट करेंगे तो एल्गो में स्टेप 1, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, यानी क्योंकि एल्गोरिथम में आपको स्टार्टिंग करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, कौन कौन से हमें वेरिएबल्स चाहिए। तो अब एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 10। एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, बी है, बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। एक वेरिएबल और हमें चाहिए होगा जिसको हम सी भी कह सकते हैं
और जिसको हम सम भी कह सकते हैं, या वेरिएबल का नाम जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस वेरिएबल में इन दोनों का एडिशन जो आएगा इसको हमें स्टोर करना है जिस भी लोकेशन पर, तो जिस लोकेशन पर हमें स्टोर करना है उसका हमें कोई नेम डिसाइड करना होगा। तो यहाँ मान लीजिए हमें उस वेरिएबल में जिस भी लोकेशन है उसका नाम क्या ले रहे हैं, हम सी ले रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, सी। सी लेने के बाद में अब हमें अगला स्टेप क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस b, c इज इक्वल टू a प्लस b, यानी a में 10 है, b में 15 है। 10 प्लस 15 25, और 25 हमारा यहाँ से जाके c में असाइन हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन हो जाती है, किस जगह से ये इसमें स्टोर हो जाता है। तो सेम एज a और b हमारा ऐड हो जाएगा और इसमें जाकर के क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, शो कह दें या फिर हम ये भी लिख सकते हैं प्रिंट। हमें प्रिंट करना होगा c की वैल्यू, ठीक है। हमें प्रिंट क्या करना होगा, c की वैल्यू। जब आप c की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो c के अंदर कितना था, 25, वो 25 आपको आउटपुट की स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ऐसे करके हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हमें इसका एंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करना होगा। तो एंडिंग पॉइंट में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टॉप, ठीक। स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में जो भी वेरिएबल्स आपको चाहिए थे वेरिएबल डिक्लेयर किए, देन आपने जो है एडिशन किया यानी प्रोसेस अपना अप्लाई किया, फिर उसे प्रिंट किया, फिर उसे स्टॉप कर दिया। तो ऐसे करके किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक। बाद में इसी एल्गोरिथम को जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, प्रोग्राम के कोड में लिखते हैं, तब यही एल्गोरिथम हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्राम कहलाती है। तब इसी एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अभी हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। इसको हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट लिखा, स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते असाइन द वैल्यू, असाइन द वैल्यू ऑफ two variables such as, क्या लाइक लिख देते हैं, लाइक a is equal to 10, b is equal to 50, ठीक है। इसके बाद में थर्ड स्टेप में हम ऐसे ना लिखते तो हम यहाँ पे एक और तरीका था लिख सकते थे, हम यहाँ पे लिख देते ऐड a and b, then store c। a और b को ऐड करेंगे और कहाँ स्टोर कर देंगे, c में। यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, प्रिंट द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू में क्या करना है, प्रिंट कराना है। और लास्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते थे, स्टॉप। तो ऐसे करके किसी भी एल्गोरिथम को चाहे आप वैसे बनाइए वो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, और अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में लिख करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को लिख लिया है। बाद में इसी को इन्हीं लिखे हुए सेट ऑफ जो हमारे कोड्स हैं इनको जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे तब यही हमारे सेट ऑफ कोड्स प्रोग्राम कहलाएंगे। लेकिन अभी ये हमारा क्या है, एक एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे हमें दो नंबरों का एडिशन करना है। अब मान लीजिए बात यह आती है कि राइट हैंड एल्गो फॉर सब्सट्रैक्टिंग टू वैल्यू, आपको क्या करना हो, दो वैल्यूज को आपस में एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना हो। तो माइनस के केस में जाहिर सी बात है जहां हम ऐड करेंगे वहां हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर देंगे। तो ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं इनको हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, मैंने आपको बताया दो नंबरों को कैसे एडिशन करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम अपना एल्गो देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एल्गो में आपको क्या देखना है,
आपको दो वेरिएबल की वैल्यूज को स्वैप करना है, यानी स्वैप करने का मतलब होता है इंटरचेंज करना, एक दूसरे में बदल देना। जैसे कि हम लेट्स पुराना पिछला वाला एग्जांपल ले लें कि हमने आपको बताया था ए में हमारे पास क्या है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 15। अब हम चाहते हैं कि जब हम इनपुट करें, जब हम वैल्यू इनपुट करें तो इनपुट करते समय हमने ए के लिए 10 दिया है और बी के लिए कितना दिया है 15 दिया है, लेकिन हम चाहते हैं जब हमारा आउटपुट आए तो आउटपुट आते समय ए में हमारे पास में कितना आ जाए 15 आ जाए और बी में कितना आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाए 10 आ जाए। हम चाहते हैं जब हम इनपुट करें उस समय हमारे पास आउटपुट ऐसा इनपुट ऐसा हो और जब हम उसका आउटपुट देखें तब हमारे पास इंटरचेंज हो गया हो, बी की वैल्यू हमारी ए में चली गई हो और ए की वैल्यू हमारी किसमें चली गई हो बी में चली गई हो। तो ऐसा करने के लिए इसी पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है इंटरचेंज कर देना, या इसको हम बोलते हैं स्वैप कर देना। दो वेरिएबल की वैल्यू को एक दूसरे के साथ में स्वैप कर देना ही क्या कहलाता है, स्वैपिंग। ठीक है, तो यहाँ तक में ये तो आपको समझ में आया कि स्वैपिंग कहते किसे हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में डाल देना, किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को किसी अनदर वेरिएबल में डाल देना। तो ये जो हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं इसी इंटरचेंज को क्या कहा जाता है, स्वैपिंग करना कहते हैं। अब स्वैपिंग जो की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। ठीक है, स्वैपिंग करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी अनदर वेरिएबल या एनी टेम्परेरी वेरिएबल, और एक होता है कि आप किसी थर्ड वेरिएबल की हेल्प करें, यानी आपने किसी थर्ड वेरिएबल के साथ में जो है किसी स्वैपिंग किया हो। जैसे लेट्स एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करके आपको जो पहला हम जो आपको तरीका दिखा रहे हैं इसमें हम आपको दिखाएंगे किसी थर्ड वेरिएबल की मदद से कैसे हम स्वैपिंग करेंगे। तो मान लीजिए एक हमारे पास है टीना, ठीक है, इनका नाम क्या है टीना है, और एक हमारे पास है मीना, इनका नाम क्या है मीना है। टीना ने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ है और मीना ने भी अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा है। ठीक है, टीना ने भी अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा है और मीना ने भी अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा है। इनके बॉक्स का नाम ए है और इनके बॉक्स का नाम बी है। अब ये लोग क्या करना चाह रही हैं, ये चाहती हैं कि टीना जो ए वाला बॉक्स लिए हैं ये मीना को दे दें और मीना जो बी वाला बॉक्स लिए हैं ये किसको दे दें, टीना को दे दें। ठीक है, ये दोनों लोग अपना इस बॉक्सेस को क्या करना चाह रही है, इंटरचेंज करना चाह रही है, स्वैपिंग करना चाह रही है। तो कैसे पॉसिबल होगा कि ये दोनों लोग एक दूसरे को अपने बॉक्सेस को जो है एक्सचेंज कर लें, किस तरीके से ये एक दूसरे को अपनी वैल्यूज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें नीड होगी किसी थर्ड पर्सन की। ठीक, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि ये बॉक्स अपना उछाल दिए भी उछाल लें, इधर से वो कैच कर ले, इधर से वो कैच कर ले, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाले, मान लीजिए कोई सामान टूट जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये इनको जरूरत किसकी होगी, किसी तीसरे की जरूरत होगी, और ये जो तीसरा पर्सन आएगा ये टेम्परेरी वेरिएबल होगा, यानी ये केवल काम करने के लिए आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा, इन दोनों का काम करवाएगा और ये चला जाएगा, बाकी इसका अपना कोई काम नहीं है। तो ये जो थर्ड वेरिएबल है, अब मान लीजिए इनका नाम लूं, ठीक है, अब ये जो थर्ड वेरिएबल है इनका नाम भी कुछ रख देते हैं, सपोज दैट इनका नाम हम रख देते हैं रोहित रख देते हैं। ठीक है, अब ये रोहित है। अब इन दोनों को अपने बॉक्सेस को एक दूसरे को बदलना है, तो इन्होंने मोहित से क्या कहा, रोहित से क्या कहा कि रोहित आपको क्या करना है, हेल्प करनी है हमारी थोड़ी सी। तो जब रोहित आएंगे तो रोहित का काम क्या होगा, रोहित क्या करेंगे, ये जो टीना है, टीना अपने बॉक्स को थोड़ी देर के लिए किसको दे देंगी, रोहित को दे देंगी। जैसे उन्होंने अपने बॉक्स को रोहित को दिया, रोहित ने इनके बॉक्स को संभाल लिया। अब टीना क्या होगी, फ्री हो गई, यानी टीना क्या कर सकती है, मीना से इस बॉक्स को ले सकती है। तो टीना ने जब मीना से बॉक्स ले लिया तो इनके पास ये बॉक्स आ गया और मीना क्या हो गया, फ्री हो गई। जब मीना फ्री हो गई तो मीना रोहित से वापस ए वाला बॉक्स ले सकती है, तो इन्होंने रोहित से ये वाला बॉक्स ले लिया। तो अब रोहित का काम खत्म हो गया, रोहित यहाँ से चले गए, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन आपने ये देखा कि स्वैपिंग हमारी पॉसिबल हो गई है, यानी इनका बॉक्स इनके पास जा चुका है और इनका बॉक्स इनके पास आ चुका है। बस यही काम होता है स्वैपिंग का। लेकिन इस तरीके की स्वैपिंग जब हम करना चाहते हैं तो हमें जरूरत होती है किसी थर्ड वेरिएबल की, जो कि काम कैसे करता है, एक टेम्परेरी वेरिएबल की तरीके काम करता है। तो आइए इसे समझ लेते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को हैंडल
द हेल्प ऑफ एनी थर्ड, या हम कह सकते हैं टेम्परेरी वेरिएबल, एनी थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो राइट एन एल्गोरिथम फॉर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। हमसे कहा गया कि हमें क्या करना है, दो वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करते समय हम किसी तीसरे की मदद ले सकते हैं। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तब प्रोग्रामिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। यानी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टार्ट कर देना होगा। स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर ले लिया assign the value of two variables। हमने क्या किया, assign the value of two variables। ठीक है, लेट्स a is equal to 10 और b is equal to 15। a में हमारे पास क्या है, 10 है और b में क्या है, 15। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, असाइन द वैल्यू ऑफ ए, असाइन द वैल्यू ऑफ ए टू टी। यानी ए की वैल्यू हमें किसमें डाल देनी है, टी। टी हमारा क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल है। यानी ये वेरिएबल कैसा है, ये आपका बिल्कुल काम चलाऊ वाला है। ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को अपने पास में होल्ड कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप है असाइन, अब ए हमारा फ्री है, ए में हम किसी भी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू डाल सकते हैं। तो असाइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए। अब बी ने अपनी वैल्यू किसको दे दिया, ए को दे दिया। फिर उसके बाद में असाइन द वैल्यू ऑफ टी टू बी। टी की वैल्यू किसमें चली गई, बी में चली गई। फिर यहां पर हम करेंगे शो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमें वैल्यू क्या करनी है, शो करनी है। और इसके बाद में हो जाएगा स्टॉप। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फिर ये हमारे पास में सेकेंड स्टेप है, फिर ये थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, सिक्स्थ है और सेवेंथ है। तो ऐसे करके एक एक स्टेप में हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आइए इसे समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ए के अंदर कितनी वैल्यू है, 10 है और बी के अंदर कितनी वैल्यू है, 15 है। ए के पास में 10 है और बी के पास कितना है, 15 है। अब हमने किया क्या, असाइन द वैल्यू ऑफ ए टू टी। यानी ए की वैल्यू हमने किसमें डाली, टी में डाली। तो अगर ए में 10 है तो ये 10 जब हम टी में डाल देंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब टी के पास कितना है, 10। ठीक है, अगर हम यहाँ से लिखते तो टी के पास कितना है, 10। आगे बढ़ेंगे, असाइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए। बी में कितना था, 15 था और ये 15 हमारा कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। इट मींस इस जगह पर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 15 हो चुकी है। आगे है असाइन द वैल्यू ऑफ टी टू बी। टी की वैल्यू हमें बी में डालनी है। ठीक है, टी की वैल्यू हमें बी में डालनी है। तो टी में हमारे पास कितना है, 10 है और 10 को हमने किस में डाल दिया, बी में। तो यहाँ से बी के पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो जब आप जो है रिजल्ट को शो करेंगे, यानी शो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए के पास कितना है, 15 है और बी के पास कितना है, 10। आपने क्या दिया था, ए में 10 दिया था और बी में क्या दिया था, 15 दिया था। तो क्या सर्किट हो गई है, क्या वैल्यू एक दूसरे में इंटरचेंज हो गई है, बिल्कुल हो गई है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्वैपिंग। इसको चाहते तो थोड़ा सा शॉर्ट करके एक तरीके से और लिख देते तो थोड़ा सा आपके लिए प्रोग्राम बनाना और आसान हो जाता। यानी इसको अगर हम फोर्स के जरिए में देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आपने यहाँ पर ले लिया था स्टार्ट करने के बाद आपने ले लिया रीड a is equal to 10 and b is equal to 15 and t। ठीक है, तीसरा वेरिएबल क्या ले लिया, t ले लिया। अब इसके बाद में t is equal to a की वैल्यू हमने t में डाल दिया और a is equal to b और b is equal to t।
इसको करने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, शो ए कॉमा बी, ए और बी को आपने शो करा दिया और स्टॉप कर दिया। तो आप ऐसे भी इसको करके अपने प्रोग्राम को और ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर ए में हमारे पास 10 है, 10 हमारा टी में चला जाएगा, ठीक है। बी में कितना है, 15 है, 15 हमारा ए में चला गया। इसके बाद में टी में कितना है, 10 हो चुका है, और 10 को जैसे ही हमने यहाँ पर दिया, यहाँ 10 आ गया। अब देखिए इनपुट करते समय हमने ए में 10 दिया था, बी में 15 दिया था, लेकिन आउटपुट के समय हमारे पास ए में 15 और बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। ऐसे करके आप स्वैप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वेरिएबल या एनी टेम्परेरी वेरिएबल। तो यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि आप कैसे स्वैप करेंगे, ठीक, ये आपका स्वैपिंग का हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेम्परेरी वेरिएबल, यानी जब आपको किसी थर्ड वेरिएबल की मदद ना लेनी। अभी तो हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हम जो है किसी थर्ड वेरिएबल की हेल्प से स्वैपिंग कर सकते थे, लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको प्रोग्राम कुछ ऐसा बनाना हो जिसमें आपको किसी थर्ड वेरिएबल की नीड ना हो। कई बार प्रोग्राम में क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन ना दे करके यहाँ पर दे देते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेम्परेरी वेरिएबल, यानी आपको क्या करना है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर स्वैपिंग द टू वेरिएबल्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेम्परेरी वेरिएबल। बिना किसी थर्ड वेरिएबल या बिना किसी टेम्परेरी वेरिएबल के जब आपको स्वैपिंग करनी हो तब आप क्या करेंगे, तब आपको टी की मदद नहीं लेनी होगी। और जब आप टी की मदद नहीं लेंगे तो फिर स्वैपिंग करना हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा, ये जानना जरूरी है। तो आइए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब देखिएगा, जब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे तो यहाँ तक का तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में असाइन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, हमें क्या करना है, दो वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करनी है। तो कोई भी वैल्यू में हमने एग्जांपल माना है कि मान लीजिए हम ए की वैल्यू 10 दे रहे हैं और बी की वैल्यू 15 दे रहे हैं। अब इसे क्या कोई भी वैल्यू अपनी रख के देख लीजिएगा, आपका आउटपुट वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 10 है और बी की 15 है। इस बार हमको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है क्योंकि हम किसी थर्ड वेरिएबल की मदद नहीं ले सकते हैं। तो जब आप किसी थर्ड वेरिएबल की मदद नहीं ले सकते हैं और आपको स्वैपिंग करना हो, तब स्वैपिंग करने के लिए आपके पास में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का यूज करके स्वैपिंग करेंगे। दूसरा होता है कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज करेंगे, यानी आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके आप कर सकते हैं स्वैपिंग, या फिर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल से भी अपनी स्वैपिंग को कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आपके लिए। तो मान लीजिए हम इसी प्रोग्राम को आगे बताएं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस बी, फिर आगे लिखा b इज इक्वल टू a माइनस बी और a इज इक्वल टू a माइनस बी। इसके बाद में यहाँ हमने लिखा शो द वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ सिंपल सा लिख दें शो a एंड b, और लास्ट में क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। आइए समझते हैं क्या इस सिचुएशन से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। तो यहाँ देखिएगा a में कितना है, 10 है, b में कितना है, 15 है, 10 प्लस 15। अगर 10 और 15 को हम करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 25। यानी अब a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 25 हो गई है। a की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो गई है, चेंज हो गई है। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा क्या हो रहा है, जैसे हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर a के पास है 25 और b के पास कितना है, 15। यानी 25 में से जब आप 15 को हटाते हैं, माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर b की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 हो गई है। अब a की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू कितनी है, 10 हो गई है, यानी ये भी हमारे पास चेंज हो गया है। जब इतना चेंज हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए a को हमें कैसे 15 लाना है। अब a में हमारे पास 25 है और b में कितना है, 10 है। 25 माइनस 10 कर देंगे, जब आपने 25 में 10 को हटाया तो आपके पास में आता है 15 और ये 15 हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, a में स्टोर हो जाएगा। ये 15 आपका a में स्टोर हो जाएगा, मतलब इस समय हमारे पास a की वैल्यू 15 आ रही है और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। आपने देखा कि हमने इनपुट करते समय a में 10 दिया था, b में 15 दिया था, लेकिन आउटपुट करते समय हमारे पास a में 15 और b में 10 आ रहा है। इसका मतलब स्वैपिंग हमारी हो गई है। तो स्वैपिंग जब भी आपसे कहा जाए कि आपको स्वैपिंग करना है विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेम्परेरी वेरिएबल, तब आपकी जो स्वैपिंग होगी वो स्वैपिंग आप
एडिशन या सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूल से करेंगे। तो ये तो हो गया एडिशन सब्सट्रैक्शन। इसी को एक तरीका और देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी अगर हम यहाँ एडिशन और डिवीजन ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन ना करें, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल फॉलो करें। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो इसको आप ले लीजिए, वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद में अगला हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए इसको हम सॉल्व करना चाहें, तो यहाँ पर हमने लगाया a मल्टीप्लाइड बाई b, फिर a डिवाइडेड बाई b और a डिवाइडेड बाई b। जब ऐसा आप करते हैं तो अब देखिएगा a की वैल्यू हमारे पास है 10 और 10 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से। जब आपने 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में a में कितना आ जाएगा, a में आ जाएगा जो है 150। कितना आ चुका है a की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 150 है और b में कितनी वैल्यू है 15 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपके पास में 15 10 जा 115 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो गई है 10 हो गई है। आगे देखेंगे इस जगह पर हमारे पास में है जो है 150 और b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 10 हो चुकी है। 150 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो चाहे आप इस रूल से करिए सॉल्व या फिर आप इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्सट्रैक्शन वैसे करें, दोनों ही तरीके से आपके पास में जो स्वैपिंग है वो स्वैपिंग हो रही है। मतलब a में हमारे पास 10 है, b में 15 है और आउटपुट करते समय a में 15 और b में 10 आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं स्वैपिंग। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस आप अपने आप से भी कर लीजिएगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख के देखिएगा, जरूरी नहीं है हम 10 और 15 को रखें, आप कोई बड़ी वैल्यू रख लीजिएगा, कोई छोटी वैल्यू रख लीजिएगा, रख करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को बताएंगे।